जी जनाब, बात करते हैं पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है फॉर द सीरीज़ ऑफ न्यूजीलैंड एंड वर्ल्ड कप, जिस पर एक तूफ़ान मचा हुआ है। और साथ साथ उस स्क्वाड के अनाउंस होने के कुछ घंटों के बाद मिसबाह उल हक और वक़ार यूनुस ने रिज़ाइन कर दिया अपने ओहदों से। और इन लिटरली अगर आपको मैं बोलूँ, जिसको बहुत सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो दोनों एक्चुअली भाग गए पाकिस्तान को, इस टीम को इस बीच मंझधार में छोड़कर वो चलते बने। और बाद में बातें ये हो रही हैं कि भाई रमीज़ राजा ने उन पर प्रेशर बनाया और उनको जाने के लिए मजबूर करा। तो हाँ, बड़े अफसोस की बात है पाकिस्तान में कि अगर उन्होंने उनको मजबूर भी किया, मिसबाह उल हक और वक़ार यूनुस को, तो क्या वो इतने कमज़ोर थे कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वो चले गए। एक ने बोला कि भाई मेरी फैमिली बहुत दूर है, मैं बड़े दिनों से उनके साथ नहीं जो है वो मैंने टाइम स्पेंड करा, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा। अलॉन्ग विद हिम जो वक़ार यूनुस थे, उन्होंने ये बोला भाई कि मैं तो इसके साथ आया था, तो क्योंकि ये जा रहा है तो मैं भी इनके साथ इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। तो बहरहाल अगर आप इस चीज़ को इस तरह से देखें कि सरफराज अहमद, आज से 2 साल पहले, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पर बड़ी सिग्निफिकेंस है इस बात की, जब उनको बुलाया था वसीम ख़ान ने 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, और जो 3-0 हम श्रीलंका से सीरीज़ हारे थे, सरफराज अहमद से उन्होंने मीटिंग करी, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। और उन्होंने सरफराज अहमद को ये कहा कि भाई आप इस्तीफ़ा दें, रिज़ाइन करें एज अ कैप्टन। आपको वी विल मेक श्योर कि आप एटलीस्ट एक T20 की कप्तानी हम आपकी बरकरार रखेंगे, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए ODI कैप्टन और टेस्ट कैप्टन के तौर पर। सरफराज अहमद, जिनको इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उस वक्त कहा कि भाई मैं तो रिज़ाइन नहीं करूँगा, आप मुझे निकालें और आपको जो करना है आप करें, लेकिन मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। ये ऑन बोर्ड बात है, लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते। इस बात को अप्रिशिएट आपको करना पड़ेगा कि सरफराज अहमद मुल्क के लिए खेलता था ना, वो बंदा डरता घबराता नहीं था, पैसों के लिए नहीं वो काम करता था, इसलिए वो उसने बंदे ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा इस मामले के अंदर, और उसने रिज़ाइन करने से मना कर दिया। मिसबाह उल हक और वक़ार यूनुस भी ये काम कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 2 साल से हम ये गाना गा रहे हैं कि ये सारे जो मिसबाह उल हक, वक़ार यूनुस, ये लोग सारे पाकिस्तान क्रिकेट को खाने के लिए ये लोग आते हैं, पैसे के लिए ये लोग काम करते हैं। मिसबाह उल हक को आप देख लें, पिछले 2 साल में उसने कितने डिसीजन ऐसे लिए जिस पर पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से उसको गालियाँ पड़ी, लेकिन वो बंदा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वक़ार यूनुस को आप देख लीजिए, जो बंदा 5वीं दफ़ा कोच बना, इतना बेइज्जत होने के बाद, इतनी गालियाँ पड़ने के बाद, लेकिन वो फिर 5वीं दफ़ा जो है वो बॉलिंग कोच बनकर आ गया। उस बंदे का, मैं मीन मिसबाह उल हक की कोचिंग में वो बॉलिंग कोच बनकर आ गए। आप अंदाज़ा लगाएं इन लोगों की डेस्परेशन का। तो जो लोग इनकी हिमायत कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा भाई थोड़ा सा ज़रा दिमाग यूज़ करो, थोड़ा अपना ज़रा ये जो ऊपर की खिड़की है ना उसको खोलो और समझो कि क्या सिचुएशन चल रही है। मुझे पता है उन्होंने फोर्स किया होगा रमीज़ राजा ने, लेकिन ये बोलते कि ठीक है भाई तुम हमें निकालो, ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। अब आ जाते हैं आपकी सिलेक्शन के ऊपर। जो मोहम्मद वसीम आकर बैठे हमारे सामने और उन्होंने आकर जो वो तमाशा किया है, मैं तो तमाशा ही बोलूँगा उसको। उन्होंने जो ये सिलेक्शन करी है टीम की, इससे पहले भी बड़ी टीमें फारिग किस्म की सेलेक्ट हुई हैं ओवर द ईयर्स, लेकिन ऐसी टीम मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी, और इतना बेबस चीफ सेलेक्टर भी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैंने आपको बहुत पहले ये बात बताई थी, स्वीडन क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं 2-3 साल पहले। ये एक इनकॉम्पिटेंट और एक क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी है ये मोहम्मद वसीम। वीक आदमी है ना ये, सीधी मुझे पता है, जाहिर सी बात। एक तो देखिए उनका खुद का कैलिबर क्या था, जब वो एज अ क्रिकेटर भी खेलते थे तो कोई बहुत बड़े क्रिकेटर तो थे नहीं, और उनके बारे में आपको वैसे भी बड़ी कहानियाँ पता है, और मैं उनको पर्सनली मिला हूँ। तो मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो कोई ख़राब आदमी है, लेकिन वो एक वीक कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी है, जिनसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरफ हवा का रुख चलेगा वो उस तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि उनमें वो अहलियत नहीं है। यही डिसएडवांटेज होता है जब आप एक तगड़ा सेलेक्टर लगाते हैं लाइक इंतमाम उल हक, तो वहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि उसके डिसीजन तो होते हैं फर्म। अब इंतमाम उल हक चाहे 2-3 सिलेक्शन या 4 सिलेक्शन गलत कर देते थे, वो अपने भतीजे को डाल दिया या फवाद के साथ ज़्यादती कर दी, लेकिन उनकी सिलेक्शन में कन्विक्शन होती थी। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो रखते थे ना आपके सामने, उनको कोई इधर से उधर कर नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ इंतमाम उल हक की अपनी बात आती थी। अपने भतीजे के लिए तो उन्होंने अपनी इज्जत गंवा दी, लेकिन उन्होंने बाकी चीज़ों में ओवरऑल आपको चीज़ नज़र नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पर आपके सामने जब एक
सेलेक्टर आ जाता है मोहम्मद वसीम जैसा, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हमारा वो माशरा नहीं है वहाँ पर कि हम किसी स्मॉल क्रिकेटर को की बात को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि हमें पता है ना ये लोग किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो बहरहाल कहने का मेरा मकसद ये है कि मोहम्मद वसीम ने आकर ये जो सिलेक्शन करी है, इस सिलेक्शन के ऊपर जाहिर सी बात है कि जब उनसे सवालात किए गए, इतने सारे जो हमारे जर्नलिस्ट थे वहाँ बैठे थे, उन्होंने कितने सवाल उनसे करे, लेकिन एक सवाल का भी वो जवाब नहीं दे सके। और जो जवाब देते कहाँ से, जब एक आदमी ने टीम खुद बनाई नहीं है तो वो जवाब कहाँ से देता। उसको तो कहा गया भाई तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है। खैर, इस बात का भी प्रेशर रमीज़ राजा पे डाला जा रहा है कि उन्होंने ये काम करा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ जो निकाली गई है उसके बाद से कि भाई बाबर आजम ने बड़ी नाराज़गी का इजहार करा रमीज़ राजा से कि भाई ये क्या तमाशा लगा के रखा है आपने, हम ये तो आपने ना इसमें फ़हीम डाला, ना इसमें आपने उस्मान कादिर डाला, और ना ही इसके अंदर आपने शोएब मलिक डाला। तो बहुत नाराज़गी का इजहार किया, जिस पर रमीज़ राजा ने उनसे कहा कि भाई तू अपना मुंह बंद कर और क्रिकेट पे तवज्जो दे। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी टेस्ट की कप्तानी भी तुमसे वापस लेने वाला हूँ। ये मामला चल रहा था। इस पर इतनी मार्केटिंग की गई बाबर आजम की पिछले कुछ 3-4 दिन के अंदर कि भाई बाबर आजम मेन प्लेयर टीम के नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने एहतजाज किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाबर आजम में इतना तप्पड़ नहीं है कि वो रमीज़ राजा के सामने मुंह खोल सके। बाबर आजम के अपने कितने मसाइल हैं आप खुद बताइए मुझे। वो पता है ना आपको जो मामला उनका चल रहा है कोर्ट के अंदर, अभी क्रिकेट बोर्ड उनकी तरफ से आंखें फेर ले। बाबर आजम विल बी इन हॉट वाटर्स। ये मैं आपको लिटरली, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम का जो केस चल रहा है उसमें वो गलती साबित होंगे, वो गलत हों या सही हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन यू आर इन हैंडलिंग अ प्रॉपर कोर्ट में आपकी हेयरिंग चल रही है। एक बहुत बड़ा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है। इस तरह के मामले के अंदर बाबर आजम की ज़बान, मुंह नहीं खोल सकते बाबर आजम, कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारा का सारा एक पूरा एक मीडिया का एक, आपको पता है, एक धड़ा है जो ये सारी खबरें फैलाता है और इस तरीके से मार्केट करता है उनको प्रॉपर तरीके से, और उनको उतना बड़ा दिखाता है जितने बड़े वो हैं नहीं। हमें उनका कैलिबर का पता है, वो पाकिस्तान के तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हम उनसे जो एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, जो उनको बारे में बताया जाता है कि ये इतने बड़े हैं, वो उतने बड़े नहीं हैं। तो बहरहाल वो उनको मार्केट किया गया। और मैं उसका इस तरह आपको आर्ग्यूमेंट देता हूँ कि आज सुबह में राशिद खान ने रिज़ाइन कर दिया एज अ वर्ल्ड कप T20 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी कप्तानी से, बिकॉज उनसे कुछ खिलाड़ियों के इंक्लूजन पर कंसल्ट नहीं किया गया। इनफैक्ट उनसे किसी भी खिलाड़ी के बारे में कंसल्ट नहीं करा गया। तो ये होता है रिएक्शन, ये होता है तप्पड़ के भाई मैंने रख दी ये कप्तानी, अब जॉब करवाना है किसी से भी। और हकीकत बात है बाबर आजम पाकिस्तान टीम के अंदर इस वक्त सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम था कि शोएब मलिक को टीम में होना चाहिए, फ़हीम अशरफ को, वो उसी वक्त रमीज़ राजा को बोलते भाई आप एक काम करें, आप करें टीम सेलेक्ट, मैं कप्तानी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं। उन्होंने जाहिर सी बात है कि जब एक कम्युनिकेशन होती है तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की होगी कि हाँ भाई ठीक है कि आप ये भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने कोई नाराज़गी का इजहार नहीं करा। ये बात तो मैं बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ आपके सामने। चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे बहुत बड़े फास्ट बॉलर वसीम अकरम, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो भी बड़ा इस वक्त मार्केट में चल रहा है। उसमें उनसे पूछा गया कि भाई ये जो सिलेक्शन हुई है, इस सिलेक्शन के बारे में आप क्या क्या कहते हैं। तो वसीम अकरम ने आकर, सबसे पहले तो उनसे बात सिलेक्शन पे हो रही थी, उन्होंने आकर जो लोग हम जैसे लोग हैं या जो भी लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं या जो भी क्रिकेट पर बात करते हैं, उन्होंने कहा इनके तो मुंह बंद करो कि कोई क्रिकेट पर, ये आम लोग बात कैसे करते हैं क्रिकेट के ऊपर, इनको तो क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है। और ये तो बड़ा अच्छा स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, आज़म खान की सिलेक्शन भी ठीक हुई है, आसिफ अली की सिलेक्शन भी ठीक हुई है, कुछ दिलखाज शाह की भी सिलेक्शन ठीक हुई है। तो वसीम अकरम जैसा बंदा जब इस तरह से टीवी पर आकर डिफेंड करता है, मोइन खान को कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ मोइन खान को, मोइन खान थोड़ी कहेगा फ़ोन करके कि आज़म खान को सेलेक्ट करता। तो हमने कब कहा कि फ़ोन किया उसने? फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होती भाई, हमारे यहाँ पाकिस्तान में फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होती, ख़ुद ब खुद काम हो जाते हैं। तो वसीम अकरम जो इतने नन्हे काके बनते हैं, मुझे तो कभी कभी हैरत होती है लिटरली यार। आप इतने साल हो गए आपको, अब क्या कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोड़े हुए, अब तो आप कम से कभी तो सच बोल दें यार। अगर आप कम से कम अपनी नापसंदगी का तो इजहार कर देते। खैर जनाब,
अभी 1 से डेढ़ महीना बाकी है पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में। और मुझे भी पता है, सबको पता है कि ये वर्ल्ड कप स्क्वाड बदलेगा। और इस वर्ल्ड कप स्क्वाड को डालने की क्या वजह है, मैं पर्सनली आपको बताऊं, ये सारे तमाशे हमेशा से किए जाते हैं कि पहले एक प्री मेच्योर स्क्वाड सबके सामने लाया जाता है और लोगों का रिएक्शन लिया जाता है, उसके बाद फिर लड़कों को लाया जाता है वापस टीम के अंदर। शोएब मलिक अनफॉर्चुनेटली पूरा गेम उनके लिए तैयार किया हुआ है कि वो आ जाए टीम में, लेकिन CPL के अंदर अंडे बना रहे हैं वो। 6 मैच में कोई 17 18 या 20 के करीब उन्होंने रन बनाए, मतलब रन नहीं बनाए, जब बना पा रहे वो। तो उनका केस प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है कि भाई शोएब मलिक को टीम में लो। लेकिन शोएब मलिक खुद रन नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि शोएब मलिक ज़रूर इस टीम में वापस आएंगे। फ़हीम अशरफ भी टीम में आएंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं ना, ये इनके बच्चे हैं, तो ये तो आएंगे खेलने के लिए। और एक खिलाड़ी जो और टीम में आ सकता है वो उस्मान कादर होंगे। बहरहाल इस टीम के अंदर आपको आने वाले वक्त में चेंजेस होते हुए नज़र आएंगे, और कोई डोंट बी सरप्राइज कि पाकिस्तान की टीम में ये चेंजेस हों। और तो बहरहाल लेट्स सी कि चीज़ों की क्या डेवलपमेंट होती है। अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।